तो मनु भंडारी जो हमारी लेखिका हैं, उनका जन्म हुआ था बच्चों 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा गांव के मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सुख संपत राय और माता का नाम था अनु कुमारी। ठीक है, सुख संपत राय पिता का नाम और अनु कुमारी इनकी माता का नाम था। बच्चों, इनका जो वास्तविक नाम था वो था महेंद्र कुमार। क्या नाम था? महेंद्र कुमारी था। लेकिन जब ये लेखक के क्षेत्र में आई तो इन्होंने अपनी रचनाएं जो लिखी वो मनु भंडारी के नाम से लिखना शुरू किया। तो इनको साहित्य में लोग मनु भंडारी के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविक नाम इनका है महेंद्र कुमारी। इनका विवाह राजेंद्र यादव के साथ हुआ और राजेंद्र यादव भी इन्हीं की तरह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। कौन थे? हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे, वो भी लेखक थे और इनका विवाह राजेंद्र यादव के साथ हुआ। इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी से एमए किया। हिंदी से एमए किया। कहाँ से किया इन्होंने? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी से एमए किया। ठीक है, अब बात आती है इनकी रचनाओं की। तो इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास आदि बहुत सारी विधाएं लिखी, जिनमें की प्रमुख विधाएं हैं जैसे कहानी मैं हार गई, यह सच है, एक प्लेट सैलाब और त्रिशंकु। ठीक है, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब और त्रिशंकु इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उपन्यास में एक इंच मुस्कान, कलवा, महाभोज और स्वामी। कलवा, महाभोज, स्वामी। ठीक है, ये इनके उपन्यास थे। इन्होंने नाटक लिखा बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर इनका प्रमुख नाटक रहा। इसके साथ ही मनु भंडारी जी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें हरिश्चंद्र अवार्ड, शिक्षा का अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, और जो इनकी साहित्यिक विशेषता थी, इनकी साहित्यिक विशेषता ये थी कि इन्होंने स्त्री जाति और बालक मन का बहुत अच्छे से वर्णन किया अपनी रचनाओं में। स्त्री मन का वर्णन, बालक मन का वर्णन और रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। इनकी भाषा सहज सरल थी, जो कि आसानी से भावों के अनुकूल थी। ठीक है, इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू और इन्होंने तत्सम तद्भव का अच्छे से बखूबी प्रयोग किया है। और उन्होंने जहाँ जहाँ पे मुहावरों का प्रयोग हुआ है वहाँ पे उन्होंने बखूबी मुहावरों का प्रयोग भी किया है। अब आते हैं हम इनके अध्याय। इनका जो कहानी है, एक कहानी यह भी, ये क्या है? एक आत्मकथ्य है। बच्चों, हमने आपको पहले बताया था आत्मकथ्य और आत्मकथा में अंतर होता है। ठीक है, तो ये आत्मकथा ना होकर ये क्या है? आत्मकथ्य, जो लेखिका ने स्वयं अपने बारे में लिखा है। बट आत्मकथा में क्या होता है? संपूर्ण विवरण दिया जाता है। ठीक है, जब लेखिका अपने बारे में लिखते हैं, लेखक अपने बारे में लिखते हैं, तो जब संपूर्ण विवरण देते हैं कि जन्म से लेकर लिखने तक जितनी भी घटनाएं होती है उनका विवरण दिया जाता है आत्मकथा के अंदर। लेकिन आत्मकथा में क्या होता है? आत्मकथा में कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, कुछ ही घटनाओं का जो उनके जीवन में खास घटित होती है, उन्हीं घटनाओं का वर्णन जब किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं आत्मकथ्य। तो ये है लेखिका का आत्मकथ्य। ओके, तो इसमें मनु भंडारी ने अपने जीवन पर आधारित ऐसी घटनाओं का वर्णन किया, बचपन से लेकर इन्होंने जब तक इन्होंने लिखा है तब तक का उन्होंने वर्णन किया है, अपने बारे में बताया है, उस समाज के बारे में बताया जिस समाज में पली बनी गई, और उस समय जिस समय ये लेखिका थी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इन्होंने उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो चलते हैं, इसको हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत अच्छा अध्याय है, एक कहानी यह भी। शुरू करते हैं हम, एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। लेखिका यहाँ पे अपने बारे में बता रही है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहती थी, उनका जो मकान था 2 मंजिल का मकान था, जिसके ऊपर की मंजिल पे उनके पिताजी रहते थे। और वो किस तरह से रहते थे? वो निहायत बहुत ही अव्यवस्थित बेढंग
तरीके से रहते थे, जहाँ पर उनकी पुस्तकें जो होती थी वो बिखरी हुई रहती थी। नीचे के डिक्टेशन मतलब इमला देते रहते थे, और नीचे की मंजिल पर लेखिका रहती थी, उनके भाई बहन रहते थे, और उनकी अनपढ़ माँ, बेपढ़ी मतलब अनपढ़ माँ रहती थी, जो सुबह से शाम तक सभी की इच्छाओं, सभी की आज्ञाओं का पालन करते हुए रहती, तत्पर मतलब तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। आगे लेखिका कहती हैं कि अजमेर से पहले पिताजी उनके इंदौर में रहते थे। इंदौर में मध्य प्रदेश का एक शहर है, जहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा मतलब बहुत ज़्यादा मान सम्मान था, उनका बहुत नाम था। कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी, जो हमारी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उनमें से एक पार्टी कांग्रेस, उसके साथ उनके पिताजी जुड़े हुए थे उस पार्टी के साथ। और वे शिक्षक थे, और शिक्षक का खाली उपदेश ही नहीं देते, वे कुछ विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाया भी करते थे, ठीक है। और बाद में वो जो उनके विद्यार्थी थे वो ऊंचे ऊंचे ओहदों मतलब पद पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, मतलब ये मेरे पिताजी की खुशहाली के दिन थे, और उनकी दरिया दिली, उन्हें बहुत दिल के वो राजा आदमी थे, और उनके चर्चे मतलब उनके जो किस्से थे वो कम नहीं थे। एक ओर में बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब उनका जो व्यक्तित्व था वो दो तरह था कि वो अंदर से कैसे थे, कोमल और संवेदनशील थे, बट वो ऊपर से कैसे थे, क्रोधी और अहमवादी मतलब घमंडी टाइप के, ठीक है। पर ये सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों के ढोते पिता थे ये, लेकिन उन्होंने बचपन में सुना था कि पिताजी ऐसे थे। बाद में जब लेखिका बड़ी हुई तो जैसे खंडहर होता है उस तरह के उनके पिताजी हो गए थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। किसी ने उनको आर्थिक झटका मतलब धन संबंधी झटका, यानी किसी ने धोखा दिया था, और वो इंदौर से अजमेर आ गए, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला अकेला शब्दकोश था। जब उनको आर्थिक झटका लगा, यानी किसी ने उनको पैसे धन संबंधी झटका दिया यानी धोखा दिया, तो वो इंदौर से अजमेर वापस आ गए, और उन्होंने अकेले ही अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश बनाया, ठीक है। यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को जोड़ना शुरू कर दिया। लेखिका कहती है, मेरे पिताजी जो थे उनका मान सम्मान तो बहुत अधिक था, लेकिन शायद उनको धन की कमी थी, और उनकी इसी कमी के कारण जो जितना भी उनके सकारात्मक जो भी उनकी सोच थी वो गिरती गई। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्तारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। लेखिका कहती है कि उनके जो पिताजी थे उनकी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मतलब इस स्थिति जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, उस स्थिति के कारण जो उनका फैला हुआ जो अहम था, ठीक है, जो उनका अहंकार था वो कैसा था, वो उनको इस बात की आज्ञा नहीं देता कि वो अपने बच्चों को इस बारे में बताएं, किस बारे में, कि वो आर्थिक रूप से बहुत तंग हैं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। क्या वो बच्चों कि जो उनके पिताजी, लेखिका पिताजी थे, उन्होंने शुरू से नवाबी जीवन जिया, ठीक है, धन संबंधी उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन अचानक आई उस दुविधा से, जब उन्हें आर्थिक झटका लगा, उनको जो धोखा मिला, उसके कारण वो अचानक से इंसान जो ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या होता है, अपना गुस्सा उन पर उतारता है जो उनके बातों को सुनता है। और उस समय सुनने वाली कौन थी, उनकी माँ थी, जो हमेशा उनके क्रोध का हिस्सा बना करती थी। मतलब जब भी क्रोध उनको आता था, गुस्सा आता था, तो वो अपनी पत्नी पे सारा गुस्सा उतार दिया करते थे। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने लगे। कहने का मतलब है कि लेखिका कह रही हैं कि यहाँ पर जो उनके पिताजी थे वो सब पर विश्वास कर लेते थे, और जब हमारा विश्वास टूटता है तो उसकी चोटें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। आगे देखिए, पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते रहते थे।
क्या होता है कि जब एक बार हमारा विश्वास टूटता है तो हमारा विश्वास भी किसी पर नहीं बनता है। तो लेखिका यहाँ कहना चाहती हैं कि वो इतने शक्की हो गए थे, सब पे शक करने लगे थे, और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों पर को भी नहीं छोड़ते थे शक करने में। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कामजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। यहाँ लेखिका अपने बारे में कह रही हैं कि मैं ये जो बातें बता रही हूँ अपने पिता के बारे में, पितृगाथा मतलब पिता की बातें बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं उनके गौरव मतलब उनका गुणगान करना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनके जो व्यक्तित्व था, जो उनका शक्की व्यक्तित्व था और घमंडी व्यक्तित्व था, वो कहीं मेरे अंदर तो नहीं आ गया। उन्होंने फिर अपने बचपन की बातें बतानी शुरू की कि जब वो बचपन में वो कैसी थी, उनका रंग कैसा था, काला था, दुबली पतली थी, और मरियल मतलब बहुत ही दुबली पतली मरियल सी कमज़ोर थी, ठीक है। और उनकी जो बड़ी बहन थी उनका रंग कैसा था, गोरा था, जिसमें जो उनके पिताजी थे वो भेदभाव किया करते थे, ठीक है। तो उनको ये लगता है कहीं वो जो मेरे अंदर जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना अपनी बहन के प्रति थी, क्या आज भी मेरे अंदर है, जबकि मैं आज मेरे अंदर इतना मेरा नाम हो गया, मनु भंडारी एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, इतना सम्मान मिला है, इतनी प्रतिष्ठा मिली है मुझे, क्या मैं उससे उबर पाई हूँ, क्या मैं उससे आगे निकल पाई हूँ। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखिकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी पर्दे के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। कहने का मतलब है लेखिका जो थी वो उनको इतना दबाया गया है उनकी बहन के लिए कि वो इतना दब गई थी कि जब भी कोई इनकी तारीफ़ करता तो उनको लगता ही नहीं कि मेरी तारीफ़ क्या है, ये सच में हो रही है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज यकायक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, आगे लेखिका ने कहा कि मेरे पिताजी जो शक्की थे, हमेशा शक किया करते थे, किसी पर विश्वास नहीं किया करते थे, तो उनके इस स्वभाव के कारण मैं भन्ना जाती थी, मतलब मैं गुस्सा आ जाती थी, ठीक है। अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, जो उनके लेखिका के पिताजी को विश्वासघात मिला था, उससे जो उनको गहरी चोट लगी थी, उससे वो आज तक मतलब उनको कहना चाहती है वो कभी भी उबर नहीं पाए, बाहर नहीं निकल पाए। होश संभालने के बाद से जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझसे हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। उन्होंने कहा कि जब मैंने होश संभाला तब तक तो उनके पिताजी थे वो धोखा खा चुके थे और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो चुके थे, तो वो हमेशा क्रोधित ही रहते थे, उनका स्वभाव उनको कभी सही नहीं लगा लेखिका को, और हमेशा उनकी क्या होती थी, बहस ही होती रहती थी। तो वो कहती है कि हमारा और मेरे पिताजी का जो संबंध था वो कैसा था, कभी उन दोनों में टक्कर हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, और कभी क्या होता था कुंठाओं के रूप में, क्योंकि वो बहन से उनका तुलना करते थे तो कुंठा भी हुई, और कभी कभी मुझे लगता था मैं उन्हीं का प्रतिछाया हूँ, मतलब उन्हीं का स्वरूप हूँ। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उनका आसन्न प्रति अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि जिस परिस्थितियों में लेखिका ने अपना जीवन जिया, ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जो अतीत होता है वो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। तो लेखिका भी ये कहना चाहती है कि अतीत ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, आज भी वो उस अतीत में जी रहे जब उनको कुंठाओं में, ईर्ष्याओं में और तुलनात्मक जो उनके साथ वो हुआ, बहन के साथ तुलना की गई, तो उसमें जो वो जी हैं, जो उनके अंदर एक ग्रंथि बन गई, एक हीन भावना की ग्रंथि जो बन गई, वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाई। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें।
पिताजी की हर जाति को अपने प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब ये पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। आगे लिखेगा, कहती है कि मेरे पिता के ठीक उल्टी कौन थी? मेरी माँ थी। मतलब उनका स्वभाव जो था वो मेरे पिताजी से बिल्कुल ही अलग था। धरती की तरह, जैसे धरती में धैर्य होता है, वैसे ही मेरी माँ के अंदर धैर्य और सहन शक्ति थी। पिताजी की जितनी भी ज्यादती होती थी, मतलब जितना भी वो गुस्सा क्रोध उन पर करते थे, उससे भी अलग वो क्या थी, अपने बच्चों पे उतना ही जितना वो क्रोध सहती थी, गुस्सा सहती थी, उतना ही वो प्यार अपने बच्चों पर उड़ेलती थी। उनकी जितनी भी फरमाइश हो, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो, मतलब जो सही हो गलत हो, जितनी भी फरमाइश मतलब इच्छाएं होती थी, उनकी ज़िद होती थी, वो अपना फ़र्ज समझती थी और उसको पूरा करती थी। तो लिखेगा, कहती हैं आगे, उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया, कभी अपने लिए उन्होंने कभी कोई उम्मीद ही नहीं की, ना कभी कुछ मांगा उन्होंने। अपनी मेरी माँ जो थी, उन्होंने कभी भी हम लोग से या पिताजी से कभी कुछ नहीं मांगा, केवल उन्होंने दिया। अब आगे कहती हैं कि ये तो रहा मेरे पैतृक पुराण, मतलब ये मेरे पूर्वजों का पुराण है। अब मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ और अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। ठीक है, आगे वो अपने बारे में बताती हैं कि वे 5 भाई बहन थे और जब सबसे बड़ी बहन की शादी हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? से केवल 7 साल की थी। और उसकी एक धुंधली मतलब एक स्पष्ट जो नहीं, धुंधली सी याद उनके मन में है, क्योंकि 7 साल की उम्र में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। उन्होंने बताया कि मैं अपनी बड़ी बहन जो उनसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, उनके साथ बहुत सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों का ब्याह भी रचाया। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। किसी गतिविधियों का? उनके भाइयों की गतिविधि, मतलब उनके कार्य जो भी वो खेलते थे, सारी गतिविधियां जो भी कार्यक्रम उनके होते थे वो बाहर होते थे। और हमारी सीमा थी घर। भाई उनकी सीमा थी, घर का जो उनका दायरा था वो आगे भी था, घर के बाहर था, लेकिन उनकी जो सीमा थी वो घर के अंदर तक ही सीमित थी, वो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जिस समय की बात बता रही है उस समय क्या होता था, पूरा मोहल्ला ही घर समझा जाता था और किसी के भी घर आप जा सकते थे, जिसमें कोई भी रोक टोक पाबंदी में रोक टोक नहीं थी। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। पहले के और आज के उसमें अंतर करते हुए बताती हैं, कल्चर में, सोसाइटी में के बारे में, संस्कृति के बारे में बताते हुए कहती हैं लेखिका कि पहले ज़माने में पूरा पड़ोस, पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह रहता था। लेकिन आज की जो आधुनिक जो है जनरीति है, उसमें क्या है कि महानगर हो गए, महानगरों में फ्लैट हो गए और फ्लैट में किसी से कोई मतलब नहीं होता है, जिससे क्या हो गया, जो हमारी ज़िंदगी वो संकुचित यानी छोटी हो गई है, असहाय, कोई भी एक दूसरे के बारे में जानता तक नहीं है, तो वो सहायता भी नहीं कर सकता है और असुरक्षित, इसी कारण वो असुरक्षित बन गई है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी किशोरावस्था तक जिया रही है। यहाँ पर उस मोहल्ले के किरदारों को उन्होंने अपनी रचनाओं में बखूबी दिखाया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। उन्होंने अपने परिवार को अपनी रचनाओं में कहीं पर स्थान नहीं दिया। बस इनको देखते सुनते उनके बीच ही में मैं बड़ी हुई थी, लेकिन उनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे।
वे अपने मोहल्ले के लोगों के बारे में बताती हैं कि जब उन्होंने उन पात्रों को अपनी कहानियों में पिरोया तो उनकी भावभंगिमा, मतलब उनका जो रहन सहन था, उनका जो आचार विचार, भावभंगिमा मतलब शारीरिक बनावट, भाषा, उनकी बोली, कुछ भी स्पष्ट मतलब कि अस्पष्ट नहीं था, सब कुछ उनको साफ साफ याद था और उन्होंने उसी तरह से लिखा जिस तरह से वो स्वयं थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकांत जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। महाभोज जो है ये लेखिका का एक रचना है, लेखिका ने अपनी एक रचना लिखी महाभोज, जिसमें दास साहब जो उनके मोहल्ले में रहते थे उनको उन्होंने बखूबी पिरोया है, बखूबी उतारा है, जिस हिसाब से जिस परिस्थितियों में वो रहे उसी परिस्थितियों में उन्होंने उस अपनी रचना में महाभोज में दास साहब को अवतरित किया। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शैक्षिक में मैट्रिक। जिस समय की ये बात कर रही है लेखिका, उस समय लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य उम्र कितनी होती, 16 वर्ष, और शिक्षा में मैट्रिक पास होना, मैट्रिक मतलब हाई स्कूल पास होना। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। जो सुशीला मतलब उनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी बात हो रही है कि सन 44 में 1944 में उनकी जो बड़ी बहन सुशीला थी जो उनसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, उन्होंने मैट्रिक पास की और वो शादी करके कहाँ चली गई, कोलकाता। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्रछाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। और जब इनकी बहन चली गई, इनके दोनों भाई बाहर चले गए, बड़ी बहन की शादी बहुत पहले ही हो गई थी, तो उन्होंने क्या कहा, अब मुझे अपने वजूद का, वजूद माने मतलब अस्तित्व का एहसास हुआ उनको। ठीक है, पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, क्योंकि पहले तो भाई बहन थे, सब थे, अब अकेली वो बची थी, तो उनका पिताजी का जो ध्यान था पहली बार उनके ऊपर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनने के नुस्खे सुझाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई के वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी को मुझसे खाना बनाना उनको पसंद नहीं था, कि लड़कियां हैं चाहे जो भी है, उनको ये पसंद था कि वो केवल खाना बनाने तक ही सीमित ना रहे। उनकी जो प्रतिभा है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, वो कहीं ऐसा ना हो कि खाना बनाते बनाते ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो उनके पिताजी थे कांग्रेस पार्टी से थे, तो वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे वो अक्सर वहाँ पर इकट्ठे होते, जमावड़े मतलब इकट्ठे होते थे और खूब बहस हुआ करती थी, मतलब बहस मतलब बातचीत हुआ करती थी। आगे देखिए, बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल मतलब उनका शौक था। क्या करना, बहस करना उनका शौक था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब राजनीतिक पार्टियों के सदस्य यहाँ बैठे होते थे, वहाँ पर जब वो चाय नाश्ता देते तो पिताजी उनको वहीं पर बैठा लेते अपने साथ। वे चाहते थे कि मैं वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। सन 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना बच्चों। तो उसमें क्या हुआ था कि सारा देश उसके उस आंदोलन में जुट गया था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उसके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। कहती थी, उन्होंने कहा कि उस समय जिस समय राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ 42 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति उनका खून खौल रहा था, वो उस पर जोश दिखा रहे थे, लेकिन उस समय उनको इतना उसके बारे में मालूम ही नहीं था। लेकिन हाँ, इतनी समझ बताती हैं कि इतनी समझ थी कि वो उन क्रांतिकारियों और देशभक्तों के रोमांचित आकर्षण और कुर्बानियों से ज़रूर परिचित थी। और उनके जब उनके शहीद होने पर वो आक्रांत, मतलब आक्रांत का अर्थ होता है बच्चों मतलब दुखी रहती थी। आक्रांत मीन्स दुखी रहती थी। आगे देखिए, सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना चुनाव किए। ठीक, उन्होंने कहा कि जब तक वो 10वीं कक्षा में थी तब तक वो क्या था कि वो घर में जितनी भी बहसें होती थी, राजनीतिक पार्टी के सदस्य आते थे, उनके घर में बहसें वो करती थी, वो उनको कुछ खास समझ में नहीं आता था, लेकिन वो उसको बिना अपना मतलब के सुना करती थी, बिना रुचि के।
बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता, जो उनकी टीचर थी, सुनीता बहुत अच्छा उपन्यास, बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। अब आगे कवित्री एजुली बताती हैं कि 10वीं कक्षा तक तो उन्होंने बिना समझ के जो बहस हुआ करती थी वो सुना करती थी, जिसमें उनका कोई भी उनकी रुचि नहीं हुआ करती थी। इसके बाद लेखक की बिना अहमियत, मतलब जो लेखिका बोल रही हैं कि वो कुछ किताबें ऐसी पढ़ा करती थी जिसमें उनको कुछ भी मालूम नहीं होता था, कोई रुचि नहीं होती थी, लेखक के बारे में भी उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई करती थी ऐसे ही। उन्होंने बोला कि सन 1945 में जैसे ही उन्होंने 10वीं कक्षा पास की और 11th में आई, मतलब 11वीं कक्षा में आई, तो उनकी जो हिंदी की अध्यापिका थी, उनका नाम था शीला अग्रवाल, उनसे उनकी जान पहचान हुई। और जहाँ पर उन्होंने ककहरा सीखा, मतलब ककहरा का अर्थ होता है, ककहरा अर्थात बच्चों जहाँ से उन्होंने का से लेकर ज्ञा तक सीखा, अर्थात जहाँ से उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया। वहाँ पे कॉलेज का बना, वहाँ पे उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई, स्कूल था वहाँ पर 10th क्लास तक ही था, तो उन्होंने क्या बताया, 1 साल पहले वहाँ पे कॉलेज बना। कॉलेज का मतलब हुआ कि वहाँ 11वीं और 12वीं की कक्षा भी शुरू हुई। तो वहाँ पे नियुक्त हुई थी उनकी हिंदी की प्राध्यापिका कौन, शीला अग्रवाल, ठीक है। और जब उनके संपर्क में वे आई तो उन्होंने अब क्या, पहले तो वो ऐसे ही किताब पढ़ लिया करती थी बिना चुनाव करके, अब उनके जब संपर्क में आई तो उनको कुछ कुछ समझ में आने लगी, रचनाएं समझ में आने लगी, हिंदी की किताबें समझ में आने लगी, और वो खुद अपने हिसाब से चुनकर पसंद करके, मतलब पसंद करके किताबें पढ़ने लगी। और साथ ही साथ उन्होंने अज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण आदि बहुत से लेखकों के बारे में जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। जैसे उन्होंने कौन सी जैनेन्द्र जी की जो विशेषता थी उनकी कहानियों की, उनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी कि वो बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में अपनी बातों को कहते थे। जिसमें उनका उपन्यास था शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी का था शेखर एक जीवनी, सुनीता उपन्यास, जो कि उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि शेखर एक जीवनी, तो वैसे तो उनको तुरंत समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती गई और उनका वो उपन्यास समझ में आया। और जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा उन्हें बहुत ही उनके लेखन कार्य में, मतलब जब वो इस क्षेत्र में कैसे आई, उस क्षेत्र में आने से पहले उनको इनसे प्रेरणा मिली और इनकी प्रेरणा के द्वारा ही वो लेखिका बनी। आज हम यहीं तक इसको अध्याय करेंगे, अपना आगे का अध्याय हम सेकंड टर्न में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम आधा अध्याय पढ़ेंगे और आधा हम अपना शेष भाग अगले टाइम में पूरा करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको क्या करना है बच्चों, मनु भंडारी के जीवन पर आधारित जीवन परिचय याद करना है, इसे लिखना है और किसी खास चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। इस अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो ना समझ में आए तो हम कल अपनी डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे, ओके। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।